मैं के राय साहब, अब आपसे जरा एक चीज समझ लूं। एक तो मैं ये दर्शकों को बता दूं कि अडानी जी के जो बड़े भाई हैं विनोद अडानी, वो इस देश से भाग के साइप्रस की उन्होंने नागरिकता ली हुई है, वो साइप्रस के नागरिक हैं। साइप्रस छोटा सा देश। अब बहुत से लोग कहेंगे मोदी जी अभी हाल फिलहाल साइप्रस गए थे, क्यों गए थे, क्या गए थे, ये तो हाँ 2 दिन थे वहां, 2 दिन थे वहां। क्या बात कर जी, क्या बात कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, ये तो भाई अब आप वही जाने, मोदी जी जाने और साइप्रस का वो। लेकिन विनोद अडानी वहां के वो हैं। अगर ये कुछ ऐसी हेरा फेरी नहीं करते हैं तो काहे के लिए विनोद अडानी यहां से भाग के गए हुए हैं, ये तो पूछे, जायज बात है। दूसरा, मैं एक चीज इसलिए अदालत की बात इसलिए भी आपसे पूछ लूं कि आज सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है, उसने 10 जुलाई को फैसला दिया था कि ये जो आधार कार्ड है इसको भी मान लीजिए। उसको 2 महीने बाद आज उसने कहा कि इसको 12वां डॉक्यूमेंट मांग लीजिए। सोचिए कितना वेस्टेज किया है, कितने लोगों के नाम कट गए हैं इस चक्कर में, और इस पे कोई पूछने वाला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या। मतलब आपने ये किया क्यों, और आज आप फिर वही घूम फिर करके आप आ गए हैं कि नहीं 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में इसको मानिए। मैं ओवरऑल जो इसमें अदालत का मामला है उस पर आपकी टिप्पणी ले लूं, और ये भी ले लूं कि क्या जो विदेश में यूएसए में जो मामला चल रहा है अडानी जी का, वो अभी उस पर पूर्ण विराम लग गया है, अर्ध विराम है, सेमीकोलन है, क्या है? मतलब वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया कि अभी वो जब मामला आएगा तो फिर से अडानी जी को परेशानी हो? बहस के इस परिप्रेक्ष्य पर शीतल जी ने जब अपनी बात शुरू की थी तो उसकी तरफ से बुनियादी इशारा कर दिया था कि यह बड़ा खतरनाक समय आ गया है जब राज सत्ता और पूंजी की सत्ता की गोद में इस देश की न्यायपालिका बैठी हुई दिखाई पड़ रही है। कई उदाहरण उन्होंने भी दिया। न्याय के बुनियादी सिद्धांत पर इनके इस आर्डर का अगर आप मूल्यांकन करें और उसके सही या गलत होने पर अपनी विवेचना करें तो आपको लगेगा कि डिस्ट्रिक्ट जज को इस ऑर्डर के आने के बाद तत्काल चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को खबर करना चाहिए था, सूचना देना चाहिए था कि इतना बड़ा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एक सबऑर्डिनेट कोर्ट के एक जज ने किया है और ये हम आपके संज्ञान में ला रहे हैं। इंजंक्शन, जो लॉ ऑफ इंजंक्शन है, जब आप किसी के खिलाफ कोई ऑर्डर करते हैं, जिस देश में बुलडोजर घर के सामने खड़ा है और छाती पीट रहा है वकील हाई कोर्ट के न्याय के चौखट पर, और जज मुंह फेर ले रहा है, 1,000 मकान जो है अकबर कॉलोनी, कौन सी कॉलोनी थी वहां पर लखनऊ में, तहस नहस कर दिया गया, और उसके बाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। स्टे ऑर्डर गिरने के बाद दिया जा रहा है और उसके बाद उसे वकेट भी कर दिया जा रहा है। मैं 2 लाइन पढ़ूंगा, ये जो सीपीसी है जिससे ये गवर्न होती है सारी चीजें। Section 27, summons to the defendant. When a suit has been duly instituted, a summons may be issued to the defendant to appear and answer the claim. अब ये इसके बगैर आप किसी के खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं कर सकते जिससे उसके अधिकार में किसी तरह का हस्तक्षेप हो। पहली बात कि आपको विपक्षी को ड्यूली प्रॉपर तरीके से नोटिस देना चाहिए। दूसरी चीज, ये इस जज को क्या ये नहीं पता था कि ये जो वकील है चाहे पत्रकार है, जो पत्रकार तो खास तौर पे यूनाइटेड नेशंस के तमाम ट्रीटीज हैं जो भारत ने भी साइन किया और रेटिफाई किया है, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पत्रकार संगठनों की आम सहमत से बना है कि पत्रकार को आप इस चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि उसके सूचना का स्रोत क्या है या उसने किस कागज से। अब हिंदू वाला आपको किस्सा मालूम होगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री के श्री राम या कौन बड़े मशहूर पत्रकार हैं हिंदू के, उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता सकता हूं, मैं लिया हूं डिफेंस मिनिस्ट्री से मुझे कागजात मिला, लेकिन आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते बताने के लिए कि ये कागजात। अब वाटरगेट का इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज किसिंजर और निक्सन के रहते अमेरिका के पत्रकारों को हासिल हो गया। आप कैसे बाध्य कर सकते हैं एक पत्रकार को बताने के लिए कि आप पुष्ट समाचारों से, अब तो सारा का सारा युद्ध लड़ा गया और
सारे के सारे पत्रकार जो है वो स्रोतों से प्राप्त समाचारों पे खबर बताते रहे हम लोग को, पुष्ट तमाम स्रोतों से प्राप्त। उनको तो कोई वो इस तरह से हाथ का लिखा हुआ किसी मंत्रालय से दिया नहीं जा रहा था। तीसरी चीज, ये जो राइट है, राइट टू एक्सप्रेस एंड राइट टू अपनी बात कहने का, जो अभिव्यक्ति की आजादी का, वो संवैधानिक अधिकार है, वो आर्टिकल 19(1)(c) से मिलता है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। उसके लिए मजिस्ट्रेट का कोर्ट कैसे ये हो गया कि परंजय गुहा ठाकुर को यह आदेश देगा कि आप आगे से कुछ नहीं लिखेंगे, आगे से आपका कुछ नहीं छपेगा जब तक कि इसको तथ्य से, सत्य से और दस्तावेज से आप पुष्ट कर सकें। इनका जुरिडिक्शन क्या है? हम तो कह रहे हैं कि ये जो जज साहब हैं, इनके सारे रिश्तेदारों का, इनके सारे नजदीक के लोगों के आय का के स्रोत का पूरी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये व्यक्ति अडानी की मदद के लिए अपने कुर्सी को इतना बौना क्यों कर दिया। क्या उसी परंपरा का जज है जिस परंपरा का अभिजीत मुखोपाध्याय जज थे? आज इस्तीफा, कल बीजेपी के मेंबर, परसों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बयान देते हुए कि भाई जब जज था तब भी आरएसएस के संपर्क में था और जिसने 8-8 बार ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया। या ये उस तरह के थे, ये जो अभी विपुल पंचोली साहब सुप्रीम कोर्ट में गए, गुजरात के चौथे जज, डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से छोटी आबादी वाले स्टेट से चौथे जज गए और सुप्रीम कोर्ट की इतने सेलिब्रेटेड जज ने कॉलेजियम में इसका विरोध किया। देश के ज्यूरिस्ट विरोध कर रहे थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस विरोध कर रहे थे, लेकिन हमारे गवई साहब ने ही ये कारनामा दिखा दिया। या उस परंपरा के जज थे जो आरती साठे हैं, जो महाराष्ट्र में भाजपा की प्रवक्ता थी, और भाजपा की प्रवक्ता की भाषा से तो आप परिचित ही हैं कि भाजपा के पुरुष प्रवक्ता और महिला प्रवक्ता अपनी भाषा से, अपनी अभिव्यक्ति से कितने संस्कारी होते हैं और किस सीमा तक कितना व्यक्तिगत आक्षेपते का लांछन करते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक तरफ आप जो है फर्स्ट ऑफेंडर को, जो कि कानून के बुनियादी वसूल के खिलाफ है, मैक्सिमम सजा देते हैं। आप राहुल गांधी को, जिसके खिलाफ कभी भी कोई डिफेमेशन का केस नहीं हुआ, उस पर कोई कन्विक्शन नहीं हुआ, उनको पहली बार जो सजा दिया वो मैक्सिमम सजा 2 साल की दिया और दूसरे हाईकोर्ट में वो सजा अपहोल्ड किया वो वही जज साहब थे जो सुप्रीम कोर्ट की माननीय जज महोदया ने कहा कि यह भी बताया जाए कि किन परिस्थितियों में इन्हें गुजरात से पटना भेजा गया। यही जज साहब थे जो राहुल गांधी के 2 साल के जो कन्विक्शन हुआ था डिफेमेशन में, उसको अपहोल्ड किया था अपने पुष्ट जजमेंट के द्वारा। मराठी में लिखा हुआ, गुजराती में लिखा हुआ जजमेंट, जिसको रातों रात हमारे स्पीकर महोदय ने बिना अनुवाद किए पढ़ लिया, समझ लिया और उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का छीन लिया, उनका बंगला खाली करा दिया। इतना बड़ा नेक्सस बना हुआ है और जिसका पार्ट ये एक मामूली जज, हमको याद है नीरा राडिया वाले केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था जिसमें टाटा खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व थे और टाटा और नीरा राडिया के कुछ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन थे जो उन्होंने कुछ एकांत के क्षणों में बात किया होगा, जो लीक हो गया था और जो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड हो गया सुप्रीम कोर्ट में। विपक्ष इस बात पर एक माहौल बनाना चाह रही थी, साहब इसे पढ़ दिया जाए ताकि हिंदुस्तान की जनता ये समझ ले कि कैसे कैसे इस देश के बिजनेस हाउसेस किन किन लोगों का उपयोग करके इस देश के राज सत्ता से सुविधाएं प्राप्त करते हैं, आर्थिक लाभ पहुंचा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम मेरिट पे सुनेंगे, लेकिन अब इस तरह के बहुत व्यक्तिगत बातचीत हो हम न पढ़ने देंगे न इसको पब्लिश होने देंगे। ये उनके निजी जीवन के निजता के अधिकार के भीतर है, लेकिन हम नीरा राडिया के मसले को मेरिट पर तय करेंगे। और इसमें उन्होंने क्या किया, परंजय गुहा ठाकुर था जिसको भैया आपने इनको इंगित किया कि इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे चुभता हुआ सवाल पूछने वाले परंजय गुहा ठाकुर था को कौन नहीं जानता, जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के यशस्वी संपादक थे और कितने प्रखर वो थे।
और दूसरे जो आप नाम लिए उनके साथ तो मैं ह्यूमन राइट फील्ड में काम भी कर चुका हूं, और जॉर्ज फर्नांडिस के इतने नजदीक थे और इतने बड़े सोशलिस्ट आइडियोलॉग थे। अब पत्रकारिता में आप उनको जो है एक मामूली सा, एक अदना सा जज, मैं कहूँगा एक अदना सा जज जिसकी कोई औकात नहीं, वो इनका गिरेबान पकड़ने के लिए तैयार हो गया है। ये पूरा बनाना रिपब्लिक, अभी मेरे दोस्त हैं चार्ली प्रकाश बता रहे हैं कि एक विद्रोह की स्थिति है, सारे सोशल साइट्स पर रोक लग गया है नेपाल में। पूरा का पूरा यूथ, पूरा का पूरा इंटेलिजेंसिया, इसको आप मजबूर कर रहे हैं कि ये जुडिशरी के खिलाफ मंच लगा के बोले। आप मजबूर कर रहे हैं कि ये कहना चाहे पत्रकारिता की तो हालत, ये आप सब लोग जानते हैं कि 180 देशों में प्रेस फ्रीडम में भारत 191 पायदान पे है, जबकि पूरी की पूरी पत्रकारिता समर्पण कर चुकी है, बिक चुकी है। उस समय भी 2-4 शीतल जी, आनंद जी जैसे लोग बचे हुए हैं जो जोखिम मोल लेकर सच बोलने का साहस करते हैं और लगातार कर रहे हैं। सुबह कर रहे हैं तो शाम को उसको दोहरा रहे हैं, अगले दिन उसमें और चीजें जोड़ के कह रहे हैं। उनको रोकने के लिए न्यायपालिका का आपने इस्तेमाल किया। आप राजनेताओं को जो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, वो उनको अगर बेल मिल जा रही है तो आपने नियम बना दिया 130वां संवैधानिक संशोधन कि 31वें दिन तक आप जेल में रहेंगे तो आप स्वतः मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे, प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि इस देश को, पहले आपने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, फिर कहा विपक्ष मुक्त भारत, और ये जनादेश के लिए प्राप्त करना चाह रहे थे। अब जनता पलट गई है, जनता आपको सत्ताच्युत करना चाह रही है, तो आप लेजिस्लेचर के जरिए, संसदीय जो बल है उसके जरिए कानून बना के सबको जेल में डालेंगे। सेंथिल बालाजी को जेल में डालेंगे, अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को। अब आपकी नजर जो है राहुल गांधी और तेजस्वी पे पड़ी हुई है कि इस देश में दिल्ली की सत्ता को से उखाड़ फेंकने वाले ये 2 नए लड़के खड़े हो गए जिनको हम परास्त कर ही नहीं सकते किसी कीमत पर। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बाकी संस्थाएं कहाँ गई इस पे इस देश की जनता लड़ेगी, लेकिन जुडिशरी को बचाने के लिए तो हम वकीलों को भी एक जिम्मेदारी है। अगर ईमानदार जुडिशरी, संविधान के शब्दों के सही व्याख्या पर खड़ी हुई जुडिशरी अगर का एक बड़ा हिस्सा हम लोग बचा के नहीं रखे, तो इस तरह के टुटपुजिया जज जो पत्रकार जो अखबार के लोगों से कहे, आज अगर आपको कोई बड़ी खबर मिल रही है और आप इसे वेरीफाई करने लगे तो कल तो वो खबर खत्म हो जाएगी। आप पत्रकारिता करेंगे क्या? आपके अखबार को पढ़ेगा कौन? आपकी बात को सुनेगा कौन? जज साहब गद्दे और गांव तकिए पे बैठ के अडानी जी के सुविधाओं को भोग कर आप पता लगा लीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज ने कहा था कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज अपने रिटायरमेंट के पहले बहुत सारे विदेश यात्राएं भी इनको कराई जाती है तमाम संस्थाओं की आड़ में, और सारी संस्थाओं में बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के पैसे रहते हैं। वहां वो डेमोक्रेसी की डायलॉग करने जाते हैं, वहां रिपब्लिक के महत्व बताने, लेकिन खेल उनका बिग कैपिटल का रहता है। ये लोग भी उसी जाल में, उसी मकड़ जाल में जो प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा का ये जो मकड़ जाल है उसी में फंसे हुए लोग हैं। ये जुडिशरी को इन्होंने समर्पित कर दिया है। ये अभिजीत मुखोपाध्याय वाली पीढ़ी के जज हैं और इनके खिलाफ इन जज महोदय के खिलाफ कोई संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए।